नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज एक घंटे में आप उन खबरों से रूबरू होंगे जिनमें देश को बचाने का सवाल है, तंत्र मंत्र और नशे के खिलाफ अभियान है और अलग अलग घोटालों की पड़ताल है। तो खबरों की खबर में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि सोमवार को नागपुर में जो हिंसा हुई, सांप्रदायिक तनाव फैला, आगजनी हुई, नफरत और तनाव का माहौल बना, उसमें पत्थरबाजी की भी घटना हुई। उस पत्थरबाजी का एक पैटर्न निकलकर सामने आया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के मुताबिक उसको लगता है कि ये कश्मीर वाला पैटर्न है। क्या है पूरा मामला, हम आपको जरूर दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मेरठ में कैसे एक पत्नी ने नशे और तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने ही पति की जान ले ली। जी हाँ, अमूमन ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन इस केस में पत्नी ने पति की जान ले ली है। और तीसरी खबर के तौर पर हम आपको बिहार लिए चलेंगे और बताएंगे कि चुनावी साल में वहां पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले ने लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कितनी बढ़ा दी हैं। 20 साल के बाद लैंड फॉर जॉब स्कैम सामने आया है और ये चुनावी साल भी है। तफसील से बात करेंगे और साथ में बात करेंगे उन अंतरिक्ष यात्री की जिनका नाम सुनीता विलियम्स है, जिनको हम अंतरिक्ष परी कह रहे हैं। सही सलामत लौटकर वो पहुंच गई हैं। अंतरिक्ष अध्यात्म भी वो कैसे करती रही, ये भी आज हम आपको बताएंगे, उससे भी रूबरू आपको जरूर कराएंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं नागपुर की खबर से। नागपुर में सोमवार को हुई हिंसा में पत्थरबाजी हुई। उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पत्थरबाज लोकली थे या कहीं और से लाए गए थे, यानी बाहर से आए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाजी का पैटर्न जो देखने को मिला नागपुर की घटना में सोमवार शाम को, वो कश्मीर में जिस तरीके से पत्थरबाजी होती थी उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। कश्मीर में आपको याद होगा पत्थरबाजी की घटनाएं काफ़ी होती थी। लगभग वही पैटर्न इस बार एजेंसीज महाराष्ट्र में तलाश रही हैं। अब इस मामले को लेकर भी जांच चल रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, आप पूरा मामला समझ जाएंगे। ये पत्थरबाज कौन हैं, जिनके पत्थरों से निकली चिंगारी ने नागपुर को आगपुर में बदल दिया। दरअसल आप इस पत्थर को देख सकते हैं, अगर इसको उठाने की कोशिश करूं तो भी आसानी से उठ नहीं रहा है। ये पत्थर जो है लगभग अगर देखें तो 3 से 4 किलो का आराम से पत्थर हो सकता। क्या ये नागपुर के ही बाशिंदे हैं या किसी खास साजिश के तहत बाहर से बुलाए गए हैं? यहाँ पर हमला हुआ, उनके हाथों में बड़े बड़े रॉड थे। देख ही रहे कि किस तरह से सेफ्टी ग्लासेस फोड़े। क्या औरंगजेब के नाम पर नागपुर में नफरत की आग फैलाने वाले बाहर से आए थे? अभी लोग तो कल के इंसिडेंट से थोड़े घबराए हुए हैं। हाँ, और उसके बाद में इनके ऊपर सीरियस धाराएं लगनी चाहिए मॉब लॉन्चिंग के लिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पत्थरबाजी में कोई कश्मीर पैटर्न है? ये सवाल कोई हवाओं में अचानक नहीं उड़ा है कि नागपुर में पत्थरबाजी का पैटर्न कश्मीर में पत्थरबाजी जैसा है। नागपुर में हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनकी बहुत बारीकी से गहन जांच पड़ताल के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर छाप पत्थरबाजी नागपुर में तो नहीं हुई। एनडीटीवी को महाराष्ट्र के गृह विभाग के उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक नागपुर में पथराव का पैटर्न कश्मीर पथराव पैटर्न जैसा ही लग रहा है। यहाँ भी कश्मीर की तरह ही 4 घंटे में लोगों को संगठित कर लिया गया। उन तक इतनी जल्दी सारे संदेश भेज दिए गए। आसपास के पत्थरों से तुरंत हमला कर दिया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ का तरीका भी कश्मीर जैसा ही है। पुलिस को जानबूझकर निशाना बनाया गया, बल्कि महिला पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। इसलिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां एक तरफ कश्मीर पथराव पैटर्न एंगल से भी जांच कर रही हैं, लेकिन साथ में पुलिस से लेकर राजनीतिक तबका तक, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, सबका मानना है कि महिला पुलिसकर्मियों पर हुए हमले को लेकर कठोर एक्शन लेना चाहिए।
देखिए, क्योंकि ये 2-3 जगह पे था जैसे मैंने बताया, और एक स्ट्रेच के अंदर और कुछ अलग जगह पे तो फोर्स अलग अलग फैली हुई थी हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं, उनको भी चोट लगी है। और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी, तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया कि चल रही है उसमें। पर ऐसा कोई सामने अभी तक, क्योंकि उसको चोट लगी थी उस बच्ची को, तो वो उसका इलाज और उसने फर्स्ट एड वगैरह ली है, तो अभी उसकी फर्दर उसकी स्टेटमेंट में पता चलेगा। महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। और जो भी सीसीटीवी सर्वेलेंस है ये ऑलरेडी हम लोग नागपुर के जब ये इंसिडेंट हुआ तभी के सब रिकॉर्डिंग्स हम ले चुके हैं। कुछ जगह पे सीसीटीवी उन्होंने डिस्ट्रॉय किए, लेकिन डीवीआर के थ्रू हमने सब जो भी फुटेजेस हम निकाल चुके हैं। पुलिस के साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना यह गलत बात है। जिसने भी किया उसके ऊपर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जब पुलिस किसी आंदोलन करने का परमिशन देती है तो उसे ये देखना चाहिए कि वो एरिया सेंसिटिव है या नहीं है, और अगर सेंसिटिव है तो उसके ऊपर अच्छा अपना बल रखना चाहिए, उन्होंने अपना फोर्स अच्छा रखना चाहिए। और ऐसे टाइम पे अगर कुछ हादसा होता है वहां पे तो ताबड़तोब उसके ऊपर एफआईआर करके जो भी गलत किए दोनों बाजू के लोगों को अरेस्ट करते तो ये आज बात इस महाराष्ट्र में होती। इस मामले में एक एफआईआर में फहीम खान का नाम भी दर्ज है, जिसे गणेश पेठ पुलिस ने गिरफ्तार किया। फहीम खान पर आरोप है कि उसने एक तरफ लोगों को भड़काया तो दूसरी तरफ बजरंग दल के खिलाफ जाकर शिकायत की। लेकिन इससे भी संगीन आरोप ये है कि उसने महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी भी की। अब 21 मार्च तक पुलिस उससे पूछताछ करेगी। एफआईआर में दर्ज है कि कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर आरसीपी दस्ते की एक महिला कांस्टेबल को अश्लील हरकत करने के इरादे से उनकी वर्दी और शरीर को छुआ। इससे उनके नारी मन में लज्जा उत्पन्न हो गई। उसने दूसरी महिलाओं के साथ भी यौन दुर्व्यवहार किया और उनका यौन उत्पीड़न किया। ये जो भी बांग्लादेशी घुसखोरी के ऊपर जो कार्रवाई पिछले 3-4 साल से महाराष्ट्र में चल रही है वह भी और अग्रेसिव मोड में जा रही है। विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है। और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो। हालांकि कांग्रेस के नेता को लगता है कि पुलिस ने भेदभाव किया। इन सब के बीच जांच जारी है और नागपुर दंगों की प्राथमिक जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह विभाग को भेजी जाएगी। लेकिन इससे पहले पुलिस उन सवालों के जवाब तलाश रही है कि हिंसा फैलाने वालों के पास पत्थर, रॉड, डंडे सब कुछ इतनी जल्दी कहां से आ गए। क्या ये पहले से ही कोई सुनियोजित साजिश थी जिसका अंजाम आगजनी और हिंसा के रूप में सामने आया। साथ ही एक सवाल ये भी है कि क्या इसमें अवैध बांग्लादेशियों का भी हाथ हो सकता है। तक हमने इस पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज की है और 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, उनको कल कोर्ट पेश किया गया था। सर, किसको कितने दिन का रिमांड मिला है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। नहीं, उसमें आरोपी को कुछ 27 आरोपी को लगभग 21 तारीख को पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। और उसके ऊपर हमारे जो क्राइम यूनिट की टीम है, पुलिस स्टेशन की टीम है, साइबर की टीम है, जिनको जो सीसीटीवी फुटेज है आइडेंटिफिकेशन करना शुरू है। कुछ नाम भी आइडेंटिफाई हुए हैं और उनकी तलाशी चालू है। कोई वो लोग अपने घर के बाहर जमावटी लागू होने के कारण कोई भी घर के बाहर नहीं निकले। जांच का एक सिरा सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तेजी से लोगों को इकट्ठा किया गया उससे पुलिस इस दृष्टिकोण से भी जांच कर रही है।
पूरी वारदात हुई वो वापस ना हो, जांच लगातार की जा रही है। नागपुर पुलिस हो, नागपुर क्राइम ब्रांच हो, लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अगर आप यहाँ पे भी तस्वीरें देखें तो पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर 24 घंटे तैनात हैं। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये इलाका चिटनिस पार्क इलाका है। इसी इलाके से जो है वो लोग, जो मॉब है वो भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचा था, जिनके हाथ में पत्थर थे। यहाँ से ही पत्थरबाजी की शुरुआत की गई थी। हालांकि शहर के कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती लोगों के दिलों पर छाए नफरत के कर्फ्यू को हटाने की है। मुंबई में अभिषेक अवस्थी के साथ नागपुर से पारस दामा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नागपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य बनाने की कोशिश में पुलिस प्रशासन लगा है, लेकिन राजनीति इस पे जम के हो रही है। इस बीच में मराठी अखबार है सामना, जो कि शिवसेना का मुखपत्र था, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का, उसमें आज एक लेख छपा है नागपुर हिंसा और औरंगजेब के मुद्दे को लेकर, और भाजपा पर निशाना साधा गया है। इस लेख में लिखा है कि औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी है। ये भी लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश पत्र बताता है कि कहीं कुरान मिले तो उसे सम्मान से वापस करें। और ये भी लिखा है कि बीजेपी के नेताओं को छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा आजकल औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है, इसीलिए वो औरंगजेब की बात ज्यादा करते हैं। मेरठ से आई एक खबर आज सुबह से लगातार चर्चा में है। वहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आरोप है कि महिला ने पहले वारदात को अंजाम दिया, फिर अपने प्रेमी के साथ वो पहाड़ों पर घूमने तक चली गई। वापस लौटी तो खुद ही सारी कहानी घर वालों को बताई, जिसके बाद महिला के माँ बाप ने लोगों को बताया और बात पुलिस तक पहुंची। दोनों आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो अभी हमको कुछ देर पहले मिली है। मेरठ में जब इस आरोपी महिला के दोस्त, महिला का नाम तो मुस्कान है और दोस्त का नाम जिसका प्रेमी है, जिसके साथ वो घूमने गई थी, उसको जब कोर्ट में पेश किया गया, उस दौरान पुलिस के घेरेबंदी के बावजूद भी वहां मौजूद वकीलों ने, तमाम लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। तब वकीलों ने आरोपियों को घेर लिया, चारों तरफ से पिटाई की गई। पुलिस कस्टडी में आरोपियों के ऊपर हमले की कोशिश हुई है। अचानक सैकड़ों की तादाद में वकील अदालत के बाहर जमा हो गए थे, जिसका एंटिसिपेशन पुलिस के पास नहीं था। दरअसल पुलिस को भी पता चल गया था कि अदालत के बाहर वकीलों की भीड़ इकट्ठी है, जिसके बाद पुलिस फोर्स वहां पर बढ़ाई गई, तैनाती भी बढ़ाई गई। लेकिन पुलिस ने घेरा बनाकर आरोपियों को बचाने की कोशिश भी की और दोनों आरोपियों को वकीलों से बचाते हुए इन तस्वीरों में वो दिखाई भी देते हैं। साहिल इस व्यक्ति का नाम है, इस आरोपी का, जो कि मुस्कान का प्रेमी बताया जा रहा है। इन्हीं दोनों पर आरोप है सौरभ की हत्या करने का। पीली टी शर्ट में आप साहिल को देख सकते हैं। पुलिस वाले जान बचाकर उसकी वहां से निकालते हुए, वरना वकीलों के बीच में भीड़ के बहुत ज़्यादा रोष था, गुस्सा था, और अगर ये पुलिस नहीं बचाती तो न जाने आज मेरठ के इस अदालत परिसर में क्या हो जाता। ये तस्वीरें देर शाम की हैं, हमने सोचा पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दी जाए। 18 को हम उस 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। वारदात की पूरी कहानी को समझने से पहले एक एक किरदार को पहचान लीजिए। ये हैं कविता रस्तोगी। कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। और कविता जिस सौरभ का नाम ले रही हैं, उनका पूरा नाम है सौरभ राजपूत, जो कि कविता रस्तोगी के दामाद हैं। सौरभ की हत्या हो गई है और हत्यारा कोई और नहीं, सौरभ की बीवी ही है, जिसका नाम है मुस्कान। वारदात में एक और किरदार है जिसका नाम है साहिल।
साहिल मुस्कान का प्रेमी है। आरोप है कि पति की हत्या के लिए मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल की भी मदद ली है। बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। उनकी फांसी होनी चाहिए। ये मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका है और यही वो घर है जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मकान में ताला लगा दिया है। 24 फरवरी को जो सौरभ राजपूत हैं वो लंदन से लौटे थे और वो इस घर में आए थे और उनकी जो 6 साल की बेटी है उसका जन्मदिन 28 फरवरी को था और बर्थडे के बाद यानी कि 4 मार्च को इसी घर के अंदर सौरभ की हत्या को अंजाम दिया गया। आरोप है कि 4 मार्च को हत्या से पहले मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए। हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ की डेड बॉडी को नीले रंग के ड्रम में डाल दिया। इतना ही नहीं, दोनों ने ड्रम को सीमेंट से भर दिया। मेरठ के इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या क्यों की? वारदात का तरीका तो रोंगटे खड़े करने वाला है ही, जो कारण सामने आ रहे हैं वो भी हैरान करने वाले हैं। दरअसल मुस्कान के घर वालों का यह कहना है कि उनकी बेटी नशा करती थी। पुलिस का कहना है कि मुस्कान ने अंधविश्वास को भी औजार बनाया था। साहिल नाम के जिस शख्स ने इस वारदात में मुस्कान का साथ दिया, उसके कमरे की जब छानबीन की गई, उसका जो हुलिया निकल कर आया वो भी ऐसी ही गवाही दे रहा है कि आरोपी नशे की गिरफ्त में रहता होगा। बड़े ही शातिराना अंदाज में मुस्कान ने अपने पति की हत्या के लिए डॉक्टर के पर्चे का भी सहारा लिया, उसके साथ भी फर्जीवाड़ा किया। कैसे वेल प्लान्ड, वेल थॉट ऑफ तरीके से मुस्कान और साहिल ने मिलकर इस कारनामे को अंजाम दिया, आप इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। मेरठ के इंदिरा नगर के रहने वाले सौरभ और मुस्कान ने 2016 में प्रेम विवाह किया था। हमें जानकारी मिली है कि शादी के बाद मुस्कान के कहने पर सौरभ ने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी थी। प्रेम विवाह और जॉब छोड़ने के फैसलों की वजह से ही सौरभ की घरवालों के साथ अनबन हुई और बात इतनी बिगड़ गई कि सौरभ और मुस्कान अलग होकर किराए के घर में रहने लगे। 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया और कहा जा रहा है कि इस दौरान सौरभ के दोस्त साहिल के साथ मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गई। ये बात जब सौरभ को पता चली तो पति पत्नी में इतना विवाद हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई। तब सौरभ जॉब करने के लिए दोबारा 2023 में विदेश चला गया। 28 फरवरी को सौरभ की 6 साल की बेटी का जन्मदिन था, जिसमें शामिल होने के लिए वो इस बार भारत आया था। लेकिन इस बीच मुस्कान और साहिल के रिश्ते काफी आगे बढ़ चुके थे और सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना भी बन गई। इसके लिए तारीख चुनी गई 4 मार्च। तब तक इसको जानकारी होगी फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है। इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। मुस्कान ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले चाकू खरीदा
और फिर ऐसी दवाई भी खरीद ली जिसके ओवरडोज से सौरभ को बेहोश किया जा सके। 4 मार्च को उसने अपने पति के खाने में दवाई मिला दी और बेहोश होने के बाद सौरभ की हत्या भी कर दी। हत्या के बाद अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ की बॉडी के टुकड़ों को ड्रम में भर दिया। ड्रम के अंदर पूरा सीमेंट भर दिया गया और उसके बाद जो मुस्कान है वो अपने प्रेमी साहिल के साथ यहाँ से चली गई और हिमाचल प्रदेश में कसौनी गई। वहाँ से वो सौरभ के मोबाइल से लगातार उसके कुछ फ़ोटोज़, कुछ पहाड़ों के फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही जिससे लगे कि सौरभ जिंदा है। लेकिन जब सौरभ के घर वालों की बातचीत लंबे समय तक नहीं हो पा रही थी तो सौरभ के घर वालों ने पुलिस को शिकायत दी और फिर पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने माना कि इसी घर में उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने घर से वो ड्रम बरामद किया जिसके अंदर सौरभ के शव के टुकड़े पड़े हुए थे और ड्रिलिंग मशीन से वो सारे टुकड़े निकाले गए हैं जिनका पोस्टमार्टम किया गया। जो अवशेष मिले थे उनकी डीएनए जांच भी होगी। अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि आखिर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या क्यों की। ये मुस्कान के प्रेमी साहिल के कमरे की तस्वीर है। पीली कमीज में लंबे बालों का जूड़ा बनाए पुलिस की गिरफ्त में ये साहिल है। साहिल के कमरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो नशे का आदी है। साहिल किराए के जिस कमरे में रहता था उसकी दीवारों पर नशे से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। मुस्कान के माता पिता ने भी एनडीटीवी को बताया कि साहिल नशा करता था और उसके साथ मुस्कान भी नशे की गिरफ्त में थी। एक सवाल ये है कि सौरभ से चलो रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है? मतलब ये कुछ बताया आपने? मारने की वजह ये बताई है कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। अच्छा। नशे की वजह बताई है कि हमें करने को नहीं मिलेगा अब नशा। मतलब साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी पूरी तरह नशे के जाल में उलझ चुकी थी। इसी वजह से उसका वजन भी घट रहा था। मुस्कान अपनी बेटी को भी इसीलिए नाना नानी के घर में छोड़ देती थी ताकि नशा कर सके। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। वो अकेला रहना चाहती है शूबी, वो ये कहती थी कि मम्मी ये नानी के आपके पास रहना चाहती है। हमने कहा भाई बचपन से हमारे साथ रही है, रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों पूरी तरह से नशे में फंसे हुए थे? क्या वारदात वाले दिन भी मुस्कान और साहिल ने नशा किया हुआ था? बात सिर्फ नशे की है या वारदात का तंत्र मंत्र से भी जुड़ा कोई एंगल है? ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की मां के नाम पे? हाँ, साहिल की मां मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की मां के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है इससे। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। वो फाइनेंशियल एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। उस समय इसका दोस्तों से भी कई पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पहले सौरभ की हत्या की, बॉडी के टुकड़े किए और फिर उसे ड्रम में भर दिया। 14 दिनों में सौरभ का शव सीमेंट से भरे ड्रम में इस कदर सील हो चुका था कि उसे निकालने के लिए पुलिस को हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। हथौड़ी से बात नहीं बनी तो ड्रम को मॉर्चरी ले जाया गया और वहीं पर ड्रिल मशीन की मदद से शव के टुकड़े निकाले गए। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। अपने पति की हत्या के बाद मुस्कान साहिल के साथ पहाड़ों पर चली गई और जानबूझकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से वहां की तस्वीरें, यानी सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट से वहां की तस्वीरें पोस्ट की। मकसद ये था कि दुनिया को लगे कि उसका पति यानी सौरभ जिंदा है और वो पहाड़ों पर कहीं घूम रहा है। लेकिन भेद जल्द ही खुल गया और ये काम किसी और ने नहीं, खुद मुस्कान ने किया। मुस्कान ने खुद अपनी मां को सारी कहानी बताई।
प्रेमी के साथ पति की हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसका पति सौरभ किसी हिल स्टेशन पर घूमने गया है। फिर मुस्कान और साहिल सौरभ का फोन लेकर हिमाचल प्रदेश के कौसानी गए और लोगों को गुमराह करने के लिए सौरभ के फोन से उसके सोशल मीडिया पर कौसानी के कुछ वीडियो अपलोड कर दिए। लेकिन जब सौरभ का फोन काफी दिनों तक अटेंड नहीं हुआ तो उनके परिजनों को शक हुआ और उन्होंने मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन इसके पहले मुस्कान ने खुद अपने घर वालों को पूरी वारदात की जानकारी दे दी। घर वालों ने न केवल पुलिस तक ये खबर पहुंचाई बल्कि बेटी के लिए फांसी की मांग भी कर रहे हैं। जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। और कब कन्फेस किया था? कल करा था 18 तारीख को। 17 को आए थे वो, 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है। क्या बताया था आपको? कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। जी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। पुलिस ने इस केस में मुस्कान और उसके प्रेमी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। फिलहाल जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। हो सकता है आगे अभी और चौंकाने वाली बातें सामने आएं। माँ बाप ने कितना बड़ा पत्थर अपने कलेजे पर रखा होगा ये सोच के कि उनकी बेटी ने क्या कारनामा कर दिया। तभी माँ बाप कह रहे हैं कि कानून ऊपर है, बेटी को सजा मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए नीतीश कुमार तो महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुट गई हैं, जिसके तहत कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित विधायक राजेश कुमार को कल शाम अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। इन सबके बीच मुश्किलें बड़ी हैं तो लालू यादव और उनके परिवार की। उनके रेल मंत्री रहते हुए 20 साल पहले नौकरी के लिए जमीन घोटाले का मामला सामने आया था। कल इसी मामले को लेकर राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ की गई थी, तो आज लालू यादव से ईडी ने पूछताछ की है। क्यों लालू यादव और उनका परिवार मुसीबत में इस चुनावी वक्त में दिखाई दे रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप से पूछताछ के अगले दिन बारी लालू प्रसाद यादव की थी। बुधवार को लालू यादव पटना में ईडी के दफ्तर पहुंचे। अंदर लालू यादव थे, बाहर समर्थकों का आक्रोश भरा हुजूम था। आज लगातार दूसरे दिन जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ लालू परिवार के साथ जारी रही। कल हमने देखा था तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के साथ पूछताछ हुई थी और आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया। लालू प्रसाद यादव पहले भी जनवरी 29 को ईडी ने इनके साथ पूछताछ की थी और आज फिर बुलाया गया है। ये पटना का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्यालय है। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के साथ पूछताछ चल रही है लैंड फॉर जॉब मामले में, और इनके जो समर्थकों का बड़ा हुजूम है वो भी यहाँ पे जमा है। इनके जो पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा सीबीआई जो है वो भी इस पर जांच कर रही है। तो ये हम लगातार देख रहे हैं, नमस्कार, हम लगातार देख रहे हैं कि 2 दिन से आपकी पार्टी और आपके नेताओं पर ग्रहण छाया हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार विपक्षी दलों को साधने का जो प्रयास करती है एजेंसियों के माध्यम से, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लालू जी और लालू जी के परिवार को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि बिहार की जनता का समर्थन है, विश्वास है, और ये उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव से ईडी ने पूछा कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनको आप कैसे जानते थे, उनकी पैरवी आपने क्यों की, कैसे की और किसके कहने पर की। जिन लोगों को नौकरी मिली उनकी जमीन आपके परिवार के नाम से कैसे आ गई। आपने जो जमीन का मूल्य दिखाया है वो बाजार मूल्य से इतना कम क्यों है। उन्हीं लोगों की जमीन आपके परिवार या नाम क्यों आई जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली और आपके रेल मंत्री रहते मिली। आपने शगुन मोड़ पर जो जमीन खरीदी वो आपको इतनी सस्ती कैसे मिली। आपने उस पर जो मकान बनाया उसके लिए पैसे कहां से आए। आपके बेटे की आय का स्रोत क्या था।
जो उनके नाम पर जमीन हो गई? कैसे उनके नाम पर संपत्ति आ गई? क्या आपने अपने पद का दुरुपयोग किया? क्या आपने लोगों से जमीन ली और उसके बदले में उन्हें नौकरी दी? क्या आपने बाद में आय के फर्जी स्रोत खड़े करके जांच एजेंसियों को बरगलाने की कोशिश की? लेकिन लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को लगता है कि ये सब चुनावी साल में उनके परिवार को परेशान करने की साजिश है। तो लालू जी रेल मंत्री रहे, 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, 3 कारखाना दिया, पहिया कारखाना दिया, डीजल कारखाना दिया, मढ़ौरा में दिया। हम लोग स्पेशल पैकेज देते थे, 1,65,000 करोड़ का पैकेज उस समय लालू जी ने दिलवाने का काम किया। ये होता है काम। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इधर मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, उधर अपराधी इनके नाक के नीचे करोड़ों की लूट राजधानी में कर रहे हैं। गोली मारा जा रहा, रेप हो रहा है, लगातार अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, एएसआईओ की हत्या की जा रही है और सरकार जो है खामोश बैठी हुई है। मंगलवार को राबड़ी और तेज प्रताप से भी 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन अलग अलग कमरों में बिठाकर। उसमें राबड़ी देवी से पूछा गया कि जिनको रेलवे में नौकरी मिली उनको आप कैसे जानती थी, उनकी जमीन आपके नाम से कैसे रजिस्ट्री हो गई, आपने कैसे और क्यों उनकी पैरवी की, आपने सुगना मोड़ पर जो जमीन खरीदी वो कैसे खरीदी, उस पे जो अपार्टमेंट बना उसके लिए पूंजी कहां से आई। यानी राबड़ी से जो सवाल पूछे गए थे वही सवाल और भी विस्तार से लालू यादव से पूछे गए। इस पर आरजेडी के सहयोगी दलों का आरोप है कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। सब लोग जानते हैं कि विपक्ष के नेताओं के साथ जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो इसी तरह से उनको प्रताड़ित करती रहती है समय समय पर, चाहे लालू जी हों या और कोई नेता हों। मैं एक बार में पढ़ रहा था कि लगभग 25 ऐसे नेता थे जिनके पीछे ईडी लगी हुई थी और बाद में वो जब बीजेपी में चले गए तो उनके सारे मुकदमे, सारे केसेस खत्म हो गए। तो आपको लगता है ये राजनीति से प्रेरित है? लेकिन ये राजनीति, चूंकि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई हो रही है नियमों के तहत। बिहार का चुनाव सामने है, 6 महीने के अंदर बिहार का चुनाव होने वाला है, इसलिए हमको लगता है कि ये तो शुरुआत है। अभी बहुत सारे जो बिहार के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई दी जाएगी, उन पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। चुनाव के समय में क्यों बुलाते हैं? 20 सालों का मामला है, 2004 का मामला है तो कार्रवाई करते, नहीं है तो बार बार क्यों तंग करते? इसके पीछे राज क्या है, पॉलिटिक्स क्या है? सब कुछ पॉलिटिक्स है। 20 साल से न्याय प्रक्रिया पर यह सवाल खड़ा नहीं होगा। या तो आप बड़ी करिए, या तो खत्म करिए, या तो आप इस चीज को सामने लाइए। आप झूठ फूस का बुलाते हो और एक मैलेज देते हो, किसी को सेंटीमेंट देते हो और खुद सेंटीमेंट में लेते हो। बिल्कुल पॉलिटिकलाइज है, बिल्कुल ये फालतू है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब है ही नहीं उस मामले में लालू यादव, तो क्या कार्रवाई होगी? झूठ फूस का बुलाते हो। अब आप ये समझ लीजिए कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला है क्या। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ। इसमें लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। उन संपत्तियों के एवज में आरोप है कि मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में जमीन देने वालों को नौकरी दी गई। ये भी आरोप है कि लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल कर ली थी, जबकि उस वक्त भी सर्किल रेट के मुताबिक उसकी कीमत 4 करोड़ 39 लाख थी। ये भी आरोप है कि जमीन के ट्रांसफर के ज्यादातर मामलों में जमीन मालिक को पैसे का भुगतान नकद में किया गया। बीजेपी का आरोप है कि लालू और उनके परिवार की जैसी करनी रही वैसी भरनी चल रही है। अपने कर्मों और कुकर्मों की प्रायश्चित और सजा दोनों इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। जो कुछ लालू जी ने किया है, उनके चक्कर में चारा घोटाले में केवल खुद जेल नहीं गए, जितने आईएएस अफसर थे वो जेल गए। ऑपोजिशन के भी जो नेता उस समय पीएससी में थे वो भी जेल गए। और यह भी जो कुकर्म उन्होंने किया गरीबों से जमीन लिखवाने का,
उसकी सजा भी उन्हें मिल रही है। लालू को भी नोटिस दिया गया है, खबर है कि उनसे भी पूछताछ होगी। सब ये लोग तो बेनिफिशियरी हैं, असली कल्प्रिट तो रेलवे मिनिस्टर है। हर कोई जानता है जो चीज़ें आँख के सामने हैं कि भाई आपने ज़मीन लिया और नौकरी दिया, तो जो पाप आपने किया उसकी सजा यहीं भुगत के जाना। ये सब कुछ चुनावी साल में चल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि लालू यादव पर ईडी का कसता शिकंजा कैसे चुनाव पर भी असर डाल सकता है। आरजेडी मान सकता है कि इससे सहानुभूति मिलेगी, जबकि बीजेपी और जेडीयू को लगता है कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार के सारे चेहरों पर बिहार वाकिफ हो रहा है। पटना में प्रभाकर कुमार के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त कितनी तेजी से बढ़ता है ये इस खबर को देख के समझ में आता है। आज से करीब 20 साल पहले ये खबर खूब अपने शबाब पर थी। आप ये जान लीजिए कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों पर क्यों जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। दरअसल ये 20 साल पहले की घटना है, जब यूपीए 1 की सरकार हुआ करती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस वक्त ये नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ, उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। वहीं लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और एक बेटी हेमा पर नौकरी के लिए अर्जी लगाने वाले उम्मीदवारों से जमीन अपने नाम पर कराने का आरोप है। वहीं तेजस्वी यादव पर आरोप है कि दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ रुपए का बंगला उनके नाम पर बेहद सस्ते में ट्रांसफर हुआ और उसमें भी नौकरी के लिए अर्जी देने वाले उम्मीदवारों से ये पैसा लिया गया। वहीं लालू राबड़ी देवी की गौशाला में काम करने वाले हृदयानंद चौधरी को भी नौकरी पाने वाले एक उम्मीदवार से जमीन मिली, जिसे चौधरी ने लालू यादव की बेटी हेमा को बाद में गिफ्ट कर दिया। ये सब कुछ हो रहा था लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए, और ये तमाम नौकरियां रेल मंत्रालय में निकली थी और जिनको नौकरी दे रहे थे उसके बदले में उनसे ज़मीन अपने परिजनों के नाम पर लिखवा रहे थे। यही पूरा आरोप है और इसकी जांच अब ईडी कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। रमज़ान के पवित्र महीने में ज़कात यानी दान देने का विशेष महत्व होता है, लेकिन ऐसी खबर आई कि ज़कात के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में फर्जी मौलानाओं और फर्जी मदरसों के जरिए बड़े पैमाने पर यह धोखाधड़ी हुई है। ज़कात के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं और ये पैसा वास्तव में कहां जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं पता चल पाता। ये रिपोर्ट देखिए। ज़कात इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना जाता है। गरीबों को दिया जाने वाला दान, लेकिन यही दान अब कुछ लोगों के लिए करोड़ों की धोखाधड़ी का जरिया बन गया है। आरोप है कि पुणे की मस्जिदों के सामने उत्तर प्रदेश से आए कुछ लोगों ने ज़कात के नाम पर पैसे मांगने का बड़ा कारोबार शुरू कर दिया है। पुणे से भी सैकड़ों लोगों को देश भर में इसके लिए भेजा जा रहा है। कि महाराष्ट्र में पिछले 3 महीने में या 2 महीने में आपने कितने लोगों का ऐसा पकड़ा है? तकरीबन 25 से 30 लोगों को हमने पुणे के अंदर आइडेंटिफाई किया है जो फ्रॉड है। जो फ्रॉड है। यस। पुणे सिटी में कितने मस्जिद हैं? 250 से ज्यादा मस्जिद पुणे सिटी में है। तो अगर वो 250 मस्जिद हैं, 25-30 लोगों को आपने पकड़ा है, तो यहाँ के लोग ही उनको मतलब उनको बुला रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। ये बात है। ये एक क्रोनोलॉजी है जो सिर्फ पुणे के लिए नहीं है। जैसा पुणे का मदरसा है, तो पुणे के मदरसे को अगर कुछ कम गिरता है तो उनका काम है कि वो पुणे के समाज के पास आके मदद मांगे। लेकिन क्रोनोलॉजी है कि वो पुणे के 100 सफीर बनाते हैं, पुणे के मदरसे बुक छापते हैं। का मतलब क्या होता है? जो सफर करके आते हैं उसको सफीर, उनको सफीर कहते हैं। तो पुणे के मदरसे वाले 100 सफीर भेज देते हैं ऑल ओवर हिंदुस्तान में। अच्छा, वो यहाँ से 100 बाहर जाएंगे। 100 बाहर जाएंगे और उत्तर प्रदेश के 200 यहाँ आएंगे। 200 पुणे में या महाराष्ट्र में आएंगे। इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है ज़कात को इस्तेमाल करने का, लूटने का। आशंका है कि सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र में ज़कात के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है, लेकिन ये पैसा कहां और किसके कल्याण में लगा पता नहीं चल पाया। क्या वाकई मदरसों को ज़कात का पैसा मिलता है या पैसा संपत्ति खरीदने और निजी संपत्ति बनाने में इस्तेमाल हो रहा है? पुणे में ज़कात के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से 2700 रुपए नकद बरामद हुए और उसने खुद स्वीकार किया है
कि उसने 2000 रुपए अपनी पत्नी के खाते में भेजे थे। 1.5 महीना पहले की बात है ये। कोंडवा के अंदर हमारे वॉरियर है मिस्टर मोबिन खान, उन्होंने और उनके साथियों ने पकड़ा था। इसके हाथ में 22,700 रुपए कैश था। उसने कबूल किया। थोड़ा पॉज करिए, देखिए ये जो कैश आप देख रहे हो, ये कितनी कैश है इनके हाथ में? 22,700 रुपए है। अच्छा। और उसने कबूल किया ये मेरा हक नहीं है अभी इसके ऊपर, ये गरीबों का हक है, ये आप गरीबों को देना। 2023 में इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून की मांग करते हुए केंद्रीय गृह सचिव को पत्र भेजा गया था, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मुस्लिम धर्म से जुड़े विद्वानों का कहना है कि अगर धोखाधड़ी को रोकना है तो ज़कात स्थानीय जरूरतमंदों को दी जानी चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दान के पैसे सही जगह पहुंचे। इससे तो गरीबी दूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव नजर आना चाहिए, कुछ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठना चाहिए। जो ज़कात का मेन मकसद है कि ज़कात लेने वाला आदमी 2-3 साल 4 साल बाद ज़कात देने वाला बन जाए, ये ज़कात का मेन मकसद है कि ज़कात उसको देते देते उसको इतना अच्छा बना दो, उसको अपने पैर पे खड़ा कर दो। और खबरों की खबर में अगर आज इस खबर की बात नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर रहते हैं तो आपने सुबह से तमाम प्लेटफॉर्म पर इस तरह की तस्वीरें खूब देखी होंगी सुनीता विलियम्स की। जी हाँ, सुनीता विलियम्स सुरक्षित 9 महीने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में रहने के बाद अब धरती पर सही सलामत लौट आई हैं। उनके आने से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नासा ही नहीं, अंतरिक्ष की दुनिया में काम करने वालों में भी खुशियों की लहर है। बल्कि ये खुशियां भारत में भी आज जमकर मनाई गई। जबकि बता दें, सुनीता का जन्म अमेरिका में हुआ, उनके पिता का कनेक्शन गुजरात से है, वो गुजराती हैं, लेकिन सुनीता को हिंदुस्तानियों ने बिल्कुल अपना माना है। और तो और भारतीय प्रधानमंत्री ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता भी दिया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत और भारतीय अध्यात्म से सुनीता का बहुत गहरा जुड़ाव है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए देखते हैं। समंदर की लहरों पर एक अंतरिक्ष यान उतरा और उसमें उतरी एक अंतरिक्ष परी। कितनी उम्मीदों से भरी, कितनी संभावनाओं से जुड़ी, लेकिन इससे ज्यादा आत्मविश्वास अंतरिक्ष के प्रेम और धैर्य का प्रतीक बनकर। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी 8 दिनों के लिए, लेकिन गुजारने पड़े 286 दिन। अब लौटी हैं तो 150 से ज्यादा रिसर्च करके। आप जानते हैं, इस पूरे समय के बारे में मुझे जो बात याद आती है वह यह कि बूच और सनी पूरे समय कितने लचीले थे। मेरा मतलब है, उन्होंने बोइंग के साथ क्रू फ्लाइट टेस्ट व्हीकल के साथ एक छोटी परीक्षण उड़ान शुरू की और फिर वे बहुत तेजी से स्टेशन इंक्रीमेंट ऑपरेशन में चले गए और वे सहज रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा बन गए। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं और हमने तैयारी की थी। हमने उनके लिए अंतरिक्ष में चलने के लिए दस्ताने उड़ाए थे। इसलिए मुझे लगता है कि यह चालक दल के सदस्यों की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। सुनीता की बुलंदी अमेरिका में नासा के मेहराब पर देखी जा सकती है, लेकिन उनकी जड़ें हिंदुस्तान की मिट्टी में गड़ी हैं। वो लगाव ही उन्हें हर दबाव से निकलने की ताकत देती है। 8 दिन की जगह 9 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में फंसे रहना कितनी मानसिक उलझन का सबब बना होगा, इसे समझा जा सकता है। लेकिन इतने लंबे समय तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे रहने के दौरान सुनीता विलियम्स को एक मजबूत सहारा उनके पिता से मिले भारतीय संस्कारों से मिला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार अंतरिक्ष में जब सुनीता गई थी तो भगवान गणेश की मूर्ति लेकर। इससे पहले भी वो हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीकों के साथ अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। 2006 में सुनीता जब पहली बार अंतरिक्ष में गई थी तो अपने साथ भगवत गीता लेकर गई थी। फिर 2012 में गई तो भगवान शिव की पेंटिंग और ओम की तस्वीर लेकर। इसलिए सुनीता भले ही नासा की तरफ से अंतरिक्ष से लौटी और अमेरिका के समंदर में लैंडिंग की, लेकिन भावनाओं और खुशियों का समंदर तो हिंदुस्तान में लहरा रहा था। बहुत आनंद है, आज बहुत आनंद है। जैसे दिवाली हो ऐसा आनंद है हमको। 9 महीने का हमारा इंतजार आज खत्म हुआ। बहुत ही खुशी है सर, पूरी रात जगे हुए, रात भी जगी है, रात को भी हवन चली है और सुबह भी हवन करना है, कल भी भंडारा करना है।
कि हमें बहुत खुशी और उनसे हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। जश्न कैसे मनेगा? यहाँ विलियम्स वापस आ गए, उनका जश्न दिवाली के जैसा जश्न मन रहा है इधर। कैसे करेंगे सेलिब्रेट? कल हम दिन भर बहुत खुशी से और आनंद से सेलिब्रेट करेंगे। हमारी बहुत खुशी है, दिवाली जैसे जश्न हमने मनाया है, पूरी रात जग के हमने हवन किया है, उनके आने की खुशी में बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है। दिवाली जैसा बन रहा है। कल भी हमने दिन भर भी ऐसा जश्न मनाया, रात में भी ऐसा। बहुत बढ़िया दोनों माँ की प्रार्थना कर रहे हैं हम। दोनों माँ के बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों माँ को बहुत बहुत बधाई। सुनीता विलियम्स वापस आई है। उधर चलते अपने बच्ची भी है जो सुनीता विलियम्स की जो है फोटो लेके आई है। क्या कहोगे सुनीता विलियम्स के बारे में? सुनीता विलियम्स हमारे गांव की है, इसके लिए हमें खुशी है कि सुनीता विलियम्स आकाश यात्री से तुरंत ही नीचे आ गई है, इसलिए हमें बहुत खुशी है और हमारे गांव में दिवाली जैसा उत्सव है। सुनीता के पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासान गांव के रहने वाले थे। बाद में न्यूरोलॉजिस्ट बनने के बाद अमेरिका में बस गए थे। वहीं सुनीता का जन्म हुआ और पढ़ाई हुई। रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता विलियम्स के पति माइकल जे विलियम्स भी हिंदू रिवाजों का पालन करते हैं। सुनीता विलियम्स ने 3 बार अंतरिक्ष यात्रा की है और हर बार वो मूर्ति और धार्मिक चिन्ह लेकर गई हैं। अब सही सलामत लौटी हैं तो उनके परिवार में खुशियों का नया माहौल है। It was full of anticipation. First of all, I want to thank all of you for following Sunny's journey and giving her love, blessings. All the viewers, thank you for keeping her in your mind and your hearts and your prayers. I think prayers work, and we are very happy all the 4 astronauts are back on Earth safe with us. That moment was surreal. I think that's the only explanation I can give. And also there is, I personally felt a sense of gratitude to Bhagwan Ji, the universe, that everything went well. I am right now at the temple. I did not want to miss coming to the temple. It's night here, so before temple close, I came here. I am with the priest here as well. She will be reuniting with her husband, her mother, her sister. I think gradually she will be exposed to more people. There is a semi-quarantine situation, so slowly and slowly she will be exposed to the rest of the world. I am sure at the right time we will all celebrate together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता के वापस लौटने से पहले ही उनके नाम एक खत लिखा था, जिसमें उन्हें भारत आने का न्योता दिया। अब सुनीता से ही भारत को भी ऐसी प्रेरणा मिली है कि अगले 15 साल में अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी हो रही है। साफ है कि सुनीता विलियम्स जब भारत आएंगी तो उनके अनुभव अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम को और रफ्तार देने में कारगर साबित होंगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। सुनीता विलियम्स जब पहली बार अंतरिक्ष में गई थी और लौट कर आई थी 2006 और 2007 में, तो उनका गुजरात में आधिकारिक तौर पर वेलकम किया गया था। उस वक्त मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और वहां पे उनका उन्होंने स्वागत किया था, स्मृति चिन्ह भी भेंट किया था। तो आइए बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि कल क्या खास है, यानी कैलेंडर में कल क्या है। बीसीसीआई कल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 की सभी 10 टीमों के कप्तानों और मैनेजर की मेजबानी करेगा। यह आईपीएल का 18वां साल है। सभी टीमों को आगामी सीजन के लिए होने वाले बदलावों की जानकारी दी जाएगी। मिशन 2000 इसके साथ ही कल की जो एक और खबर है वो ये कि मिशन 2047 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और वर्कशॉप की कल शुरुआत हो रही है। 2 दिनों तक दिल्ली में चलने वाला इस आयोजन का मकसद जैविक खेती के जरिए भारतीय कृषि में बदलाव लाना है। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।